नंदिनी एक छोटे से गांव में अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अलग अलग जाकर चूड़ी बेचने का काम करते थे। पूरे गांव में बस नंदिनी और सुरेश ही चूड़ी बेचा करते थे। अरे नंदिनी बहन, जरा मुझे हरा और लाल रंग का मिक्स करके पहनाना। मुझे ये दोनों रंग बहुत पसंद आते हैं। हाँ हाँ दीदी, जैसा आपको पसंद आता है मैं वैसा ही आपको चूड़ी बनाकर दूंगी। नंदिनी बहन, मेरी बारी कब आएगी? मैं कब से बैठी हुई हूँ और आप हैं कि एक ही ग्राहक के साथ लगी हुई हैं। ज़रा हमारे ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। माफ़ करना दीदी, अब इतने ग्राहक आते हैं ना, सबको देखना है ना मुझे। इसके बाद आपका ही नंबर है। वही तो, पूरे गांव में सिर्फ आप दोनों ही मियाँ बीवी हैं जो चूड़ी बेचने का काम करते हो। इसीलिए हम दूर दूर से आप दोनों के पास चूड़ी पहनने के लिए आते हैं। और आप दोनों की चूड़ी बड़ी मशहूर है। हर कोई आपसे चूड़ी पहनने के लिए दूर दूर से आता है, क्योंकि आपके हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत और सुंदर होती हैं। हाँ दीदी, दरअसल चूड़ी बेचना हमारा पुश्तैनी काम है और हमने अपने बाप दादा से ही तो चूड़ी बनाना सीखा है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बढ़िया से बढ़िया चूड़ी बनाऊँ, ताकि आप लोग खुशी खुशी मेरी बनाई चूड़ियाँ पहने और बार बार मेरी दुकान पर आएं। अरे नंदिनी बहन, अगले महीने मेरी बहन की बेटी की शादी है और उसकी शादी में ना हम सारी चूड़ियों की खरीदारी आपके यहाँ से ही करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ की चूड़ियाँ बहुत बढ़िया होती हैं। अब रिश्तेदारों को अच्छी और मजबूत चूड़ियाँ देते तो रिश्तेदार भी तो हमारी तारीफ ही करेंगे। हाँ दीदी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। अब रिश्तेदार को बढ़िया चीज़ ना दो तो वह जीवन भर तक ताने सुनाते रहते हैं। नंदिनी की खूब अच्छी बिक्री होती है और अपनी खाली टोकरी उठाकर वह अपने घर आ जाती है। सुरेश भी उसी वक्त घर पहुंचता है। नंदिनी अपने पति को पानी देते हुए कहती है, वैसे आज मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुई है। आपकी बिक्री कितनी हुई आज? अरे नंदिनी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मेरी आज कुछ खास बिक्री नहीं हुई। इसलिए तो मैं चूड़ियों का टोकरा उठाकर एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी मैं किसी ग्राहक को चूड़ी पहना पाऊं। अरे, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप घर आ जाते, घर पर बैठकर आराम कर लेते। सारा दिन बाहर रहने का क्या मतलब था? अब अकेले घर में क्या करता, इसलिए मैं बाहर ही रुक गया। सोचा जब तुम घर आओगी तब मैं भी आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अब आप आराम कीजिए। और हाँ, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब तक आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी। वैसे भी मैंने बहुत ग्राहक बना लिए हैं जो मेरा नाम हमेशा अपनी ज़ुबान पर रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है नंदिनी कि सारे ग्राहक हमें इतना प्यार देते हैं। सब कुछ भगवान की वजह से। अगर वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर न बनाते तो शायद आज हम चूड़ियों के लिए इतना मशहूर न होते। आप तो बस भगवान जी का घंटा बजाते रहो। अरे, हमारी खुद की भी तो कोई मेहनत है ना। हमने मेहनत की है, तब जाकर आज हमें ऐसे ग्राहक मिले हैं और रोज हमारी अच्छी बिक्री होती है। भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता इंसान का। ये तो सुनने और सुनाने वाली बात है। भगवान की कृपा से हुआ है, ये हुआ है। अगर सब कुछ भगवान की कृपा से होता तो शायद इंसान को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इंसान मेहनत करता रहे ना और भगवान अपनी दृष्टि उस इंसान के ऊपर ना बनाए तो उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। मैं मानता हूं कि भगवान का जाप रटने से इंसान कामयाब नहीं होता, लेकिन भगवान पर भरोसा और उनका शुक्रिया अदा करना भी बहुत जरूरी होता अच्छा अच्छा, अब आप आराम करिए। मुझे इस बारे में आपसे और बहस नहीं करनी है। ऐसे ही अगले दिन सुरेश की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी बिगड़ी तबीयत को देखते हुए नंदिनी कहती है, अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ना जाने क्या हो गया है आपको। किसकी नज़र लग गई मेरे पति को? नंदिनी घर पर ही पास के क्लिनिक से डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर सुरेश का चेकअप करते हैं। है। देखो, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। बस मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। अब समय से इनको दवाइयाँ देते रहना। कुछ ही दिनों में इनका फीवर उतर जाएगा। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे दवाइयों की पर्ची दे दीजिए। मैं मेडिकल स्टोर से जाकर इनके लिए दवाइयाँ ले आऊंगी। नंदिनी मेडिकल स्टोर से सुरेश की दवाइयाँ ले आती है और उसे खाना खिलाकर दवाई दे रही थी कि तभी कुछ औरतें नंदिनी के घर आ जाती हैं। अरे नंदिनी बहन,
क्या बात है, आज तुम चूड़ी बेचने नहीं जाओगी क्या? अरे, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मार्केट में, लेकिन तुम हमें कहीं नजर ही नहीं आई, तो मजबूरन हमें तुम्हारे घर आना पड़ा चूड़ी पहनने के लिए। अरे दीदी, माफ करना। दरअसल बात यह है कि मेरे पति की तबीयत जरा खराब है, इसीलिए मैं उनको छोड़कर मार्केट नहीं गई। आप चिंता मत करो, आप घर आ गई हो तो मैं आपको यहीं पर चूड़ियां पहना देती हूँ। अरे हाँ नंदिनी, एक काम करो, मुझे कोई सुंदर सी चमचमाती गुलाबी रंग की चूड़ियां पहना दो। दरअसल मेरी जो साड़ी का कलर है ना, गुलाबी है, और कल मुझे शादी पे भी जाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे अलग नजर आऊं, इसलिए मुझे बढ़िया सी चूड़ियां पहना दो। हाँ दीदी रुको, मेरे पास एक स्पेशल गुलाबी रंग की चूड़ियां हैं। वे थोड़ी सी महंगी हैं, अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन वे चूड़ी है सबसे अलग, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। लेकिन चूड़ी का दाम थोड़ा देख लेना। अरे नंदिनी, हम तो तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं, और तुम अपने पुराने ग्राहकों के साथ ऐसा करोगी? जिस दाम में मैं तुमसे चूड़ियां लेकर जाती हूँ ना, उसी दाम में ये गुलाबी वाली चूड़ी लूंगी। हाँ। माफ करना दीदी, वे जो चूड़ियां हैं ना, उसे बनाने में काफी मेहनत लगी है मुझे, और जब मैं इतनी मेहनत करूंगी तो उसका अच्छा खासा दाम तो निकालना ही चाहिए ना। अगर आपको वे चूड़ियां पसंद आए तो ले लीजिएगा, दाम को क्या देखती हैं, चार लोग आप ही की तो तारीफ करेंगे ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब जब तुम अपना भाव कम नहीं करोगी तो मुझे वही चूड़ियां पहननी पड़ेंगी। लाओ, चूड़ियां पहना दो मुझे। नंदिनी अपने ग्राहक को चूड़ी पहना देती है, और थोड़ी देर बाद सुरेश नंदिनी से कहता है, अरे क्या नंदनी, एक तो वो बेचारी तुमसे चूड़ियां पहनने के लिए तुम्हारे घर आ गई, ऊपर से तुमने चूड़ियों का दाम कम नहीं किया। ये तो गलत बात है ना। कभी कभी हमें ग्राहक को खुश रखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं पता, पूरे गांव में हमारे अलावा और कोई चूड़ियां नहीं बेचता, इसीलिए इन्हें मजबूरी में हमसे ही चूड़ियां लेनी पड़ेंगी। फिर चाहे 50 रुपए दर्जन हो या 100 रुपए दर्जन, इन्हें तो लेनी ही पड़ेंगी। ज्यादा लालच करना बिल्कुल सही नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि आज इस पूरे गांव में हम दोनों ही चूड़ियां बेचते हैं, तो आगे भी बेचते रहेंगे क्या? अपने ग्राहक को कभी भी नाराज मत करो। जो हमारे रोज के ग्राहक है ना, उनके कहने पर थोड़ा बहुत दाम ऊपर नीचे कर सकती हो तुम। देखो, आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मुझे पता है मुझे कैसे अपने ग्राहकों से बात करनी है और किस दाम में उन्हें चूड़ियां पहनानी हैं। नंदिनी के मन में अब घमंड और लालच आ चुका था, उसका सर सातवें आसमान पर जा चुका था। उसे अपने पति की बात भी बुरी लग रही थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी बाजार में चूड़ियां बेच रही थी, तभी कुछ ग्राहक नंदिनी के पास आते हैं, जो कि नंदिनी के पुराने ग्राहक थे। अरे नंदिनी, तुम्हारे पास कोई नग वाली चूड़ियां हैं? मेरे पास तो हर तरह की चूड़ियां मिलेंगी, नग वाली ले लो या फिर गोल्डन मोती वाली चूड़ियां ले लो, सारी क्वालिटी मिलेगी मेरे पास, लेकिन सबका अलग अलग दाम है, और ऐसी चूड़ियां महंगी आती हैं। अगर आपको देखना है तो बता दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तुम मुझे दिखा दो, तुम्हारे पास नग वाली चूड़ियां कैसी हैं। सारी चूड़ियां देखने के बाद ग्राहक कहती है, वैसे नंदिनी, मुझे नग वाली चूड़ियां बहुत पसंद आई, और देखने में भी काफी अच्छी है। इसका दाम क्या है? इस चूड़ी का जितना दाम है उससे दुगना दाम बताती हूँ इसे, क्योंकि इस गांव में और कोई है ही नहीं चूड़ी बेचने वाला, इसे मजबूरी में लेनी ही पड़ेगी। अरे नंदिनी, कहाँ खो गई? मैंने पूछा इस चूड़ी का दाम क्या है। अरे दीदी, आप तो मेरी पुरानी ग्राहक हो, आपके लिए चूड़ी सबसे सस्ती, बस 150 रुपये दर्जन। अरे क्या बात कर रही हो नंदिनी, 150 रुपये दर्जन? ये तो बहुत महंगी है। तुम एक काम करो, तुम 100 रुपये दर्जन मुझे ये चूड़ी दे दो। अरे 100 रुपये दर्जन? मजाक कर रही हो क्या दीदी? इस चूड़ी को बनाने में पता है कितनी मेहनत लगी है, साथ ही इसके ऊपर जो नग देख रही हो ना, सब शहर से लाती हूँ मैं, इसके अलग खर्चा लगता है मेरा। ऊपर से आप कह रही हो कि 100 रुपये में चूड़ियाँ दे दूँ? नहीं नहीं, 100 रुपये में तो इसका नग है। लेकिन 150 रुपये दर्जन तो बहुत महंगा है नंदिनी, थोड़ा सस्ता कर लो मेरे लिए। अरे दीदी, अब आप इतना कह रही हो तो 120 रुपये दे देना। ठीक है, तुम एक काम करो,
120 में ही मुझे चूड़ियां पहना दो। नंदिनी अपने ग्राहक को चूड़ी पहना देती है। ग्राहक का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था, लेकिन फिर भी मजबूरी में नंदिनी को पैसे देकर वे वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गांव में एक नीलम नाम की चूड़ी बेचने वाले आती है। वह काफी सस्ती और अच्छी चूड़ियां बेचा करती थी। जब गांव की औरतों को नीलम चूड़ी वाली के बारे में पता चलता है तो वह नंदिनी को छोड़कर नीलम चूड़ी वाली के पास जाकर चूड़ियां पहनना शुरू कर देती हैं। अब नंदिनी के पास एक भी ग्राहक नहीं आता था, क्योंकि नंदिनी की चूड़ियों का दाम 7वें आसमान पर बढ़ चुका था। वह हताश और परेशान होकर अपनी भरी हुई चूड़ियों की टोकरी लेकर घर वापस आती है और उसे इस तरह उदास देखकर सुरेश उससे पूछता है, क्या हुआ नंदिनी, आज एक भी चूड़ियां नहीं बिकी? हाँ, आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी। मुझे बहुत घमंड था कि गांव में मेरे अलावा कोई चूड़ियां नहीं बेचता, इसलिए मैंने अपनी चूड़ियों के दाम दुगने कर दिए थे। मजबूरी में ग्राहक मुझसे ही चूड़ियां लेंगे और मैंने वैसा ही किया। मेरे ऐसे व्यवहार से ग्राहक मुझसे नाराज हो चुके हैं। वे मुझसे चूड़ियां लेने के बजाय गांव में एक नई चूड़ी बेचने वाली आई है, उससे ही चूड़ियां लेना शुरू कर दिए। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ग्राहक भगवान समान होते हैं। तुमने अपने ग्राहक को नाराज किया और साथ ही लालच के चक्कर में तुमने चूड़ियों का नाजायज दाम बढ़ाकर अच्छा नहीं किया है। नंदिनी को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था। ऐसे ही अगले दिन नंदिनी फिर से अपनी सारी चूड़ियों को पुराने दाम में बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे नंदिनी के पुराने ग्राहक उसके पास वापस आ जाते हैं। नंदिनी समझ जाती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। रामपुर गांव में रानी अपने पति राजू के साथ रहती थी। रानी का पति राजू बहुत ही सीधा साधा इंसान था। राजू को कभी किसी चीज का लालच नहीं था। जितना पैसा राजू कमाता था उसी में राजू खुश भी रहता था। लेकिन उसकी पत्नी रानी एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी और हमेशा से ही अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति राजू गांव की ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। रानी हमेशा अपने पति को कोसा करती थी। रानी की अमीर बनने की चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि रानी अब अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन रानी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे? तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना, कभी सोचा है तुमने और कुछ भी? ये क्या कह रही हो रानी? ये क्या कह रही हो रानी? तुमको पता तो है ना, फिर क्यों तुम ये सब बात कर रही हो? मैं जितना कमाता हूँ उसमें हम सब लोगों का गुजारा तो चल रहा है ना। हाँ, आप इससे ऊपर तो कुछ सोच ही नहीं सकते। वो अपने पड़ोसी को देखा आपने? 1 साल में कहां से कहां पहुंच गया है। पहले एक ठेला लगाता था सब्जी का, अब देखा 2 ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता अमीर होना कितना अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, नए नए और महंगे कपड़े पहनना, बड़े से घर में रहना और खूब सारे नौकर चाकर। आहा। ऐसा बोलते बोलते रानी सपना देखने लगती है कि रानी अब एक अमीर औरत बन गई है और रानी के पास भी एक बड़ी सी गाड़ी है और रानी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने जा रही है। उसको चुपचाप बैठा देखकर उसका पति राजू उसको जोर जोर से हिलाकर कहता है, अरे ओ महारानी, ये सपने देखना छोड़िए और मुझे खाना दीजिए। बाद में देखते रहना ये सपना। पता नहीं क्या है, जब देखो सपने देखने शुरू कर देती हो। रानी सपने से जागकर कहती है, क्या है जी, आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं सपना देख रही होती हूँ तो मुझे सपने से मत जगाया करो। हकीकत में ना सही, कम से कम सपने में तो मैं अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर राजू खाना खाने के लिए बैठ जाता है और रानी राजू को खाना परोसकर खुद भी खाने बैठ जाती है। दूसरे दिन वो सोच लेती है कि अब वो कोई भी छोटा मोटा काम करेगी। रानी सोच में पड़ जाती है कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाए। तभी उसको याद आता है कि शादी से पहले उसने चूड़ियां बनाना सीखा था और उसको अभी भी चूड़ियां बनाना काफी अच्छी तरह से आता था। सब कुछ सोचने के बाद वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप जितना पैसा कमाते हो उसमें मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी कोई काम शुरू करूंगी। ये तो ठीक है, पर तुम करोगी क्या, ये भी सोचा है तुमने? हाँ, मैं चूड़ियां बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। रानी देखो,
तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन कभी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। शुरू शुरू में तुमको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर इन परेशानियों के बाद ही तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब अगले दिन रानी बाजार जाकर चूड़ियां बनाने का सामान खरीद कर लाती है और उनको सजाने का कुछ सामान भी। घर आकर वो उस सामान से चूड़ियां बनाने लग जाती है। रात होते होते वो काफी सारी चूड़ियां बना और सजा लेती है। अब तो चूड़ियां सुंदर लगने लग जाती हैं। उनको देखकर रानी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो अपनी चूड़ियां लेकर बाजार में पहुंच जाती है, उनको बाजार में बेचने के लिए। बाजार में पहुंचकर वो अपनी चूड़ियों को बेचने लग जाती है। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर सुंदर चूड़ियां। त्योहारों का समय आने वाला था, तो इसलिए बाजार में काफी अच्छी भीड़ थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास की कुछ औरतें उसके पास आती हैं और उसकी चूड़ियां देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, चूड़ियां तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। मुझे लाल रंग की चूड़ियां दिखाना। हाँ हाँ जरूर, ये देखिए, ये वाली चूड़ियां आपके हाथों पर बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, ये अच्छी लग रही है। अच्छा, यही दे दो, पर जरा अच्छे से देख कर देना। कितने की दी ये लाल चूड़ियां? बहन जी, बस 20 रुपए दर्जन। इतने कम दाम में तो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी चूड़ियां। ठीक है, दे दो मुझे 2 दर्जन। उसके बाद वो ग्राहक वहां से चूड़ियां लेकर चली जाती है कि तभी एक और औरत उसके पास आती है। कितने की दी चूड़ियां? ये वाली दिखाना, कैसी है? वो औरत चूड़ियों की तरफ इशारा करके दिखाती है। जी 20 रुपए दर्जन। हाँ हाँ जरूर। ऐसा कहकर रानी उस औरत को चूड़ियां दिखा देती है। चूड़ियां उस औरत को बहुत पसंद आती है और वो उनको खरीद कर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। रानी चूड़ियों को बनाने और सजाने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। वो खुद अपने हाथों से चूड़ियां बनाती थी। उसके हाथ से बनी चूड़ियां बहुत ही सुंदर और मजबूत होती थीं। वो अपने हाथ से बनी चूड़ियां बहुत ही कम दाम में बेचती थी। रानी की बनाई चूड़ियां जितनी सुंदर होती थी, उतनी ही मजबूत भी होती हैं। औरतें 1 दर्जन की जगह 2-2 दर्जन और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा चूड़ियां ले जाती थी। एक दिन उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं कि तभी एक औरत उसके पास आती है। बहन, चूड़ियां दिखाना। माफ करना बहन, आज तो सारी चूड़ियां बिक गई हैं। ओह अच्छा, कल थोड़ा ज्यादा चूड़ियां लाना बेचने के लिए। मैं कल इसी समय आऊंगी लेने। हाँ हाँ बहन, कल मैं और ज्यादा चूड़ियां लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी अपने घर आती है और घर आकर अपने पैसे गिनने लगती है और कहती है, अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई मेरी। पर आज मेरी एक ग्राहक खाली हाथ चली गई। अब मैं ज्यादा चूड़ियां ले जाया करूंगी बेचने के लिए, ताकि मेरा कोई ग्राहक खाली हाथ ना जाए। दिन बीतते गए। अब रानी का चूड़ियां बेचने का काम काफी अच्छे से चल रहा था और अब रानी के पास चूड़ियां बेचकर काफी पैसे इकट्ठे भी हो गए थे। वो अपने पति से कहती है, देखा आपने, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं जल्दी ही खुद की एक चूड़ियों की दुकान खरीद लूंगी। पैसे देखकर उसका पति राजू कहता है, अरे वाह रानी, लगता है तुम्हारा काम बहुत ही जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारे सारे सपने जल्द ही साकार हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। रानी मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो मेरा काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्यों ना मैं अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा दूं, तो मेरा मुनाफा तो डबल हो जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन से ही रानी अपनी चूड़ियों के दाम बढ़ा देती है। दाम बढ़ने की वजह से भी उसके ग्राहक उसके पास आना बंद नहीं करते हैं। उसकी चूड़ियां अभी भी पहले की तरह ही बिक रही थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। अब रानी का लालच और भी बढ़ गया था। फिर एक दिन रानी ने सोचा कि अगर मैं अपनी चूड़ियां सस्ते सामान से बनाऊं तो मेरा मुनाफा तो और भी बढ़ जाएगा। अब तो वो बाजार से घटिया किस्म का चूड़ी बनाने का सामान खरीदने लगी। अब दिन ब दिन रानी का लालच बढ़ता गया। जैसे जैसे रानी का लालच बढ़ने लगा, उसकी चूड़ियों की क्वालिटी भी बदलने लगती है। उसको ये सब करते देखकर उसका पति उससे कहता है, रानी, तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ चूड़ियां बनाने में और अभी भी इतने कम दाम में बेच रही हूँ। अब तो मेरे पास चूड़ियां खरीदने वालों की काफी भीड़ भी रहती है, फिर भी मुनाफा कम ही है अभी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी चूड़ियों को मिलावट करके बनाना चाहिए और इसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। रानी, ये सब क्या कर रही हो? नहीं नहीं रानी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुमसे चूड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। अरे अरे, क्यों नहीं खरीदेंगे? लोगों को क्या समझ में आएगा कि हमने इसमें मिलावट की है?
ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे, पर ध्यान रहे बाद में ना पछताना पड़े तुमको। राजू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन उससे हमेशा चूड़ियां खरीदने वाली एक औरत उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे क्या बात है रानी बहन, आजकल आपकी चूड़ियों के डिजाइन इतने फीके फीके से क्यों लगते हैं? पहले तो चूड़ियां एकदम चमचम करती थी। नहीं नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस बाजार में आजकल धूल मिट्टी ज्यादा हो गई है, तो इससे ऐसा लग रहा है आपको, और कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे रानी के ग्राहक कम होने लगे और अब रानी भी इस बात से परेशान रहने लगी। एक दिन, ये क्या रानी बहन, मैंने कल ही तुमसे सारी चूड़ियां खरीदी थी और आज वो सब टूट भी गई। ये कैसी चूड़ियां रखने लगी हो तुम? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो आप? मेरी चूड़ियां मजबूत होती हैं, मैं आज से थोड़ी ना चूड़ियां बेच रही हूं। हाँ, तो हम भी आज से नहीं खरीद रहे हैं तुमसे चूड़ियां। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, जोर से कहीं आपका हाथ टकरा गया होगा ना, कांच ही तो है, टूट गया होगा। बात टूटने की नहीं है बहन, एक या दो चूड़ी टूटती, यहां तो सारी की सारी चूड़ियां ही टूट गई मेरी तो। ऐसी चूड़ियां बेचोगी तो कौन आएगा तुम्हारे पास अब? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। धीरे धीरे उसके यहां से जो भी चूड़ियां खरीदता, वो चूड़ियां मिलावट की वजह से टूटने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो रानी के ग्राहक भी कम हो गए थे। जो बचे थे वो सब एक दिन इकट्ठा होकर रानी के पास आती हैं और कहती हैं, रानी, तुम्हारी चूड़ियों की वजह से हमारे हाथों की हालत देखो। हाँ, जगह जगह जख्मों के निशान पड़ गए हैं। कैसी घटिया चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी तुमने। अगर तुमने ये घटिया चूड़ियां बेचना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर देंगे। हाँ हाँ, ये सब बंद करना होगा तुमको, वरना हम सब पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर देंगी। उन सब की बातें सुनकर रानी घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी। इसके बाद वो सब औरतें वहां से चली जाती हैं। उन सब के जाने के बाद रानी अपने घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। देखा रानी, आज तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने तो तुमसे पहले भी ये सब करने को मना किया था। ज्यादा पैसा कमाने की चाह इंसान को अंधा बना देती है, इसलिए हमें जितना मिलता है उतने में ही संतोष करना चाहिए। हाँ, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और रानी अपने पति से माफी मांगती है और आगे से वो फिर से बिना मिलावट वाली चूड़ियां बनाकर बेचने लगती है।